हेलो मेरे लल्ला और लाली, मेरा छोटे पैकेट बड़ा धमाका। कैसे हो तुम सभी, की हाल चाल तो दा भाई। इतनी डिमांड करते हो आप इंग्लिश की क्लास की, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब हर जगह कमेंट्स डाल डाल करके आप लोगों ने कह दिया कि नहीं हमको चाहिए इंग्लिश की क्लास, हमको चाहिए इंग्लिश की क्लास। तो फिर मैम को आना ही पड़ा। डेफिनेटली अब आए हैं तो पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करके जाएंगे हम। लेकिन उससे पहले जो सारे बच्चे नए हैं या जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल है डाउटनेट क्लास 9 हिंदी मीडियम बच्चा, और इसको सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, हमारे पास में इस चैनल का यानी कि डाउटनेट क्लास 9 हिंदी मीडियम के चैनल का एक व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, तो वो आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप उसे लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन करके टीचर्स के बारे में, एकेडमिक कोई न्यूज़ आई है तो है ना, वो सारी चीज़ें भी जान सकते हैं। तो आज ही हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। कौन सा वाला? व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे, तो हम फटाफट से बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन की। बेटा, राइटिंग सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें ज़्यादातर बच्चे डर के मारे छोड़ के चले जाते हैं। इंग्लिश से डर जो लगता है तो हम सोचते हैं छोड़ दो, इसे नहीं करो तो चाहिए, है ना। पर मुझे बताओ कि तुम एक आंसर करके अगर 10 नंबर लेकर के आ सकते हो, और एक तुम जो है छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, फिर जाकर के तुम्हारे 2 या 3 नंबर आते हैं, तो तुम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहोगे? मैम आप से कह तो सही रहे हो, लेकिन फिर भी इसमें बहुत याद करना पड़ता है। और कितने लेटर याद करें मैम, कितने एप्लीकेशन याद करें मैम, बहुत बड़े बड़े ऐसे हैं वो कितने करेंगे मैम? ऐसे नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? व्हेन पूजा मैम इज देयर, यस, आगे कंप्लीट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देयर इज नो फियर, क्योंकि पूजा मैम आज आपको बहुत अच्छे से पूरा राइटिंग सेक्शन करवाएंगी, जिसमें से कम आपके 20 से 25 मार्क्स, वापस से बोल रही हूं ध्यान से सुनना, 20 से 25 मार्क्स आते हैं। हाँ बेटा, 20 से 25 नंबर का आज का पूरा क्लास है। तो इस क्लास को सबसे पहले लाइक कर दो बच्चों, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हर एक बच्चे तक ये इंपॉर्टेंट जो आज पढ़ा रही हूँ, जो सारे क्वेश्चंस बताऊंगी मैं, वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उन्हें तक पहुंच जाना तुम्हारा काम है। ठीक है, चलिए तो राइटिंग सेक्शन की हम बात करेंगे आज थ्रू आउट द सेशन के अंदर। अब राइटिंग सेक्शन में क्लास 9th के अंदर कौन सा है? लेटर राइटिंग है आपके, एप्लीकेशन राइटिंग है आपके, आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, कहीं कहीं पे ऐसे राइटिंग भी है। तो आज की इस क्लास में बच्चों मैं लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट और ऐसे सब करवाऊंगी मैं आपको। ओके, और एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे हम, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे बच्चों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी टाइम दे दूंगी कि स्क्रीनशॉट ले लो आप, सो दैट आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको याद कर लो, लिख के याद कर लो। मैं सारे क्वेश्चंस लाई हूं, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, पक्का श्योर है। ठीक है, चलो अब बात करती हूं मैं बेटा कि आपके क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आ जाते हैं। तो देखो, जनरल बात बता रही हूं, एक बहुत ही आम देखा है मैंने कि लेटर 5 नंबर का तो आता ही आता है। ठीक है, तो 5 नंबर का आपके लेटर आता ही आता है। कई जगह लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस आती है, कहीं कहीं पे दोनों भी दे दिया जाता है, क्योंकि स्कूल का मामला है ना, ये क्वेश्चन पेपर तो स्कूल में बनता है। तो टीचर क्या है, जैसे कि समझ लीजिए ये सब नहीं कराया, उन्होंने लेटर और एप्लीकेशन करवा दिया, तो वो 5-5 नंबर दोनों को दे देते हैं, ऐसा कुछ भी। ठीक है, एप्लीकेशन भी आपके 5 नंबर की आती है, आर्टिकल भी आपके 5 नंबर का आता है, रिपोर्ट राइटिंग भी 5 की आती है, लेकिन ऐसे जो है वो कम से कम 7 नंबर का आता है। ऐसे कम से कम आपके 7 नंबर का आता है। तो इन दोनों के बीच में चॉइस आती है, इन दोनों के बीच में चॉइस आती है, या कई बार आर्टिकल और ऐसे के बीच में चॉइस आती है। तो 3 क्वेश्चंस तो राइटिंग सेक्शन में से बन ही जाते हैं आपके। ठीक है, अब ये सब जानने के बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है। जो सारे 9th क्लास में ये सोच के बैठे हैं कि हमें टॉप करना है 9th को, है ना, और जो सारे ये सोच के बैठे कि 9th करने से क्या मतलब है, 10th करेंगे ना, 10th में पढ़ेंगे ना, तो आपको दोनों बच्चों को बता देती हूं, ये राइटिंग सेक्शन एज इट इज, जो ये 20 से 25 मार्क्स का मैं बता रही हूं आपको, ये एज इट इज आपके 10th में भी आएगा।
10th में भी आएगा। वहां पर भी आपको लेटर राइटिंग देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन राइटिंग देखने को मिलेगा, आर्टिकल राइटिंग देखने को मिलेगा, रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग, ये सब वहां पे भी आएगा। तो हम अभी से ही, आज की क्लास से ही इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, तो हमें पता रहे कि हमें किस तरीके से कैसी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसका फॉर्मेट नहीं बदलेगा बेटा, इसकी लैंग्वेज नहीं बदलेगी बेटा। तो आपको समझदार हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो इसलिए, और इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, इसलिए कह रही हूँ अभी लर्न कर लो, अभी ही लर्न कर लो। अब जब मैं बात कर रही हूं इन सारे टॉपिक्स की, तो इसमें आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो समझो। देखो, आपको नंबर किस किस चीज के मिलते हैं इस सब में, सबका एक साथ में ही थोड़ा बता रही हूं मैं। तो आपको बेटा जी इसमें ना फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं, चाहे आप लेटर का फॉर्मेट की बात करें, एप्लीकेशन का फॉर्मेट की, या किसी के भी फॉर्मेट की बात करें, तो आपको कम से कम 1 से 2 नंबर तो फॉर्मेट के ही मिल जाते हैं कि आपने जिस तरीके से जैसे लिखना है, सबसे ऊपर क्या आएगा, सारी चीजें लेफ्ट मार्जिन में होनी चाहिए, डेट कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजों को अगर आपने फॉलो किया है तो 2 नंबर तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं। फिर आपके आता है पार्ट फॉर्मेट के बाद में बॉडी वाला, ठीक है। बॉडी के आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको 3 से 4 नंबर। कितने मिलते हैं? 3 से 4 नंबर। जो सबसे आपको डिफिकल्ट लगता है बनाना कि मैम बॉडी में क्या लिखें, है कंटेंट में क्या लिखें हम, क्योंकि हमसे इंग्लिश बनती नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं, मैं तुम्हें बता दूं कि फिक्स लाइंस हैं, ये फिक्स लाइंस लिख देना बेटा। इस तरीके से कुछ तो आपको हैक्स बता दूंगी आज की क्लास के अंदर, श्योरली वो हैक्स को आपको फॉलो करना है बच्चा, और बस ये बॉडी वाले नंबर भी आपको पूरे पूरे लेने हैं। फिर आपके कुछ एक्यूरेसी और एक्सप्रेशंस के नंबर आते हैं, एक्यूरेसी वगैरह के, तो उसके भी आपके 1-2 नंबर होते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से आपके मार्किंग स्कीम रहती है। क्या होता है मेरा बच्चा? मार्किंग स्कीम रहती है, ये आपकी पूरी मार्किंग स्कीम होती है, ठीक है। सब में फॉर्मेट देखा जाता है, सब में बॉडी पार्ट देखा जाता है, और एक्यूरेसी के स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं है, ग्रामर करेक्ट है, आपने अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, वोकैबुलरी अच्छी यूज की है, तो उन सब का पार्ट आ गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है हमारा? लेटर राइटिंग। तो वी विल स्टार्ट विद, हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे? लेटर राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। लाइक करना भूल गए क्या? क्या हूं कहूंगी तो ही लाइक करोगे? जल्दी लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, क्विकली। तो लल्ला, आपने आज तक देखा होगा लेटर राइटिंग। क्या देखा है आपने आज तक? लेटर राइटिंग देखा है ना, सुना भी है। पत्र लेखन जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? पत्र लेखन कहते हैं। अब देखो, जो ये लेटर राइटिंग है, इसकी पार्ट में मैं अगर बात करूं तो ये ना 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब जब मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कहेंगे, मैम लेटर कौन लिखता है आज के ज़माने में? आज तो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम तो मैसेज करते हैं, हम तो डीएम करते हैं। जो ये कहने वाले हैं, डेफिनेटली मैं आपकी बात से अग्री करूंगी, सहमत हूं, पर बात सुनो बच्चों, ये हमारे पास में एक तरीका है, ये एक तरीका है किसी भी चीज़ों को आप कह सकते हो एक चार्ट के तरीके से, जैसे आप कहते हैं कि फ़ोन में रखते हो स्क्रीनशॉट लेके, तो वैसे इसको डॉक्यूमेंटेशन की तरह रखा जाता है। दूसरा, व्हाट्सएप पे जो भी बात होती है, तो वो कोई भी बिजनेस के लिए या किसी भी तरीके का ऑफिशियल जो होता है ना, उसे नहीं मानते। ऑफिशियल आज भी लेटर को या फिर मेल को ही माना जाता है। तीसरी चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से आज भी आपकी पढ़ाई जो है वो भले ऑनलाइन हो गई, लेकिन हाथ में किताब जो होती है वो आपको एक अलग अलग फीलिंग देती है, वैसे ही लेटर्स होते हैं ना। तो ये आपके पास में मैसेज आया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ने आपके लिए कभी कोई एक लेटर लिखा, हाँ मुझे पता है तुम जिसके बारे में सोच रहे हो, तो अगर आपके लिए किसी ने कोई लेटर लिखा प्यारा सा, है ना, या बर्थडे का कोई कार्ड बनाया, तो वो आपके लिए कितना अच्छा लगता है, रादर देन किसी ने बर्थडे जो है सिर्फ उसके ऊपर HBD लिख दिया, हैप्पी बर्थडे मैसेज कर दिया, आपको कैसा लगेगा? तो बस इसी तरीके की कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी भी है। तो पत्र लेखन जो है वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं। अब आपके कौन कौन से वो बताऊंगी, लेकिन पहले समझना है बच्चा कि आपको बड़े तौर पर अगर दिखाया जाए तो पत्र लेखन कितने होते हैं बेटा जी? 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके पर्सनल लेटर्स। कौन से होते हैं बेटा जी? पर्सनल लेटर्स होते हैं। अब ये पर्सनल लेटर्स कौन से होते हैं?
पर्सनल लेटर्स मतलब पर्सनल मतलब मेरा निजी, है ना, निजी पत्र जिसे कहा जाता है। तो निजी पत्रों के अंदर कौन आएगा, तो निजी पत्र में वही सब जो आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, इन सबको लिखते हैं, वो सब किस में आएंगे, पर्सनल लेटर्स में आएंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास में आते हैं, वो आते हैं बिजनेस लेटर्स। कौन से आते हैं, बिजनेस लेटर्स हैं। और जैसे अभी मैंने आपको ये बताया, बिजनेस लेटर्स का मतलब क्या हो गया, जो व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं मैं अभी आपको कि एक कंपनी है, उसको दूसरी कंपनी से कुछ व्यावसायिक बातें करनी है। ठीक है, उनको उनसे कुछ इंक्वायरी करनी है, आपके पास में क्या इतने बैट हैं क्या, हमको स्कूल के लिए इतने सारे बैट चाहिए, या हमारे स्कूल के लिए इतनी सारी यूनिफॉर्म चाहिए। तो ये बिजनेस कर रहे हैं आपस में, तो इसलिए ये बिजनेस लेटर्स कहलाते हैं। ओके, थर्ड आपके पास में आते हैं कुछ ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। कौन से होते हैं, कुछ ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, है ना। ऑफिशियल लेटर्स में कौन से आते हैं, वो सारे के सारे लेटर्स आते हैं ऑफिशियल लेटर्स में जो आधिकारिक रूप से होते हैं, जो आधिकारिक पत्र होते हैं। यानी कि अब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी को लिखा गया कि हमारे यहाँ पर तो जो है सड़कें खराब है। ठीक है, या बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी पावर कट होता रहता है। ये सब क्या है, ऑफिशियल लेटर्स है। किस तरीके के हैं, ऑफिशियल लेटर्स है। कुछ लेटर टू द एडिटर भी होते हैं जो आपके 10th में पक्का आएंगे, है ना। तो वो भी किस तरीके से, एक तरीके से आपने वहां पर लेटर किसे लिखा है, एडिटर। एडिटर का मतलब क्या होता है, संपादक होता है। तो संपादक को लिखा हुआ जो पत्र होता है उसको कहा जाता है। हमें कौन से करने हैं, अगर मैं कहूं इसमें से 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको दो तरीके के आते हैं। एक आपके आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिख देती हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूं मैं आपके। एक आपके आते हैं जो होता है पर्सनल लेटर्स में, पर्सनल लेटर्स आपके आते हैं एग्जाम में। एक आपके पास में आते हैं जो होते हैं लेटर टू द एडिटर वाले, लेटर टू द एडिटर वाला आता है। और एक आपके पास में आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी लेटर का ही पार्ट होता है, बट हाँ अलग से माना जाता है, तो हम लोग एप्लीकेशन को अलग से देखते हैं। अब आपको पता है एप्लीकेशन किसे लिखनी है, क्यों लिखनी है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि पर्सनल लेटर्स हमें किसको लिखते हैं, लेटर टू द एडिटर। एडिटर का मतलब क्या होता है बच्चा, संपादक। एडिटर का मतलब क्या होता है, संपादक। तो जो अखबारों के अंदर जो न्यूज आती है उसे जो संपादित करते हैं उसे क्या कहते हैं, एडिटर कहते हैं। ओके, एप्लीकेशन तो आपको पता है, सबने बचपन से करी है। बताओ मैं कौन से वाले की बात कर रही हूँ, एप्लीकेशन किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन से वाली बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट लिख के बता दो तो मैं मान जाऊंगी कि ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जो है ये तुमने बिल्कुल सही, मतलब तुम मैं जो है दिल का कनेक्शन है हमारा, हम एक दूसरे को समझ चुके हैं, राइट। चलो, तो यस, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 3 days लीव। हाँ, 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, बीमार हूं, मम्मी बीमार है, घर में शादी है, 3 दिन की छुट्टी, यही होता है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में अगर इनमें भी आते हैं तो 2 आते हैं, दैट इज एक तो आपके एप्लीकेशन आता है और एक आपके पर्सनल लेटर्स आते हैं। पापा से रुपए मांगने हैं क्योंकि किताब खरीदनी है, तो ये लिखना होता है पर्सनल लेटर के अंदर, दैट्स इट। तो हमने बात करी अभी ये सारी बात। अब देखो कुछ चीजें मैंने आपको पहले बताई है, उसी को मैं आगे भी अच्छे से बताती हूं। लेटर के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लेटर के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो पहला क्या है, पार्ट्स ऑफ लेटर। अगर ये ही आपने पूरा अच्छे से कर लिया फॉलो, तो आपको कहीं पे भी नंबर नहीं कटेगा फॉर्मेट में, क्योंकि फॉर्मेट में यही देखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आपको चीजें किस में रखनी है, लेफ्ट मार्जिन की तरफ रखनी है। हर चीज मुझे पता है, मैं समझती हूं मेरा बच्चा कि आपके स्कूल में हो सकता है कि इस तरफ तो टू द प्रिंसिपल लिखाया है, इस तरफ आपको योर्स ओबीडिएंटली लिखाया है, कुछ भी करा है, लेकिन अपडेशन के साथ बता रही हूं। और ये अपडेशन अभी का नहीं है, ये अपडेशन हुए भी काफी साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स तक ना शायद अभी तक बात नहीं पहुंची है, या अभी भी वो पुरानी वाली किताबें ही तो दे देते हैं। कई बार हमारे साथ हुआ है, हमने भी कई बार बुक्स ली है, तो उसमें बाहर तो ऊपर तो लिखा है 2026 और अंदर 2026 का कुछ भी नहीं, 2025 का भी कुछ नहीं, इवन 2024 का भी कुछ नहीं, 23 तक का लास्ट था। उन्होंने क्या किया है, उल्लू बना दिया।
सिर्फ उल्लू बना दिया उन्होंने। उल्लू नहीं बनना है, हमें जागरूक होना है, हमें अवेयर होना है। तो अपडेशंस मैं बता रही हूं आपको, और आपकी किताबों में क्योंकि वो ओल्ड पब्लिश्ड बुक्स हैं, उनको शायद अपडेट नहीं किया हुआ है, इस वजह से वही चला आ रहा है। सो लेफ्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी कॉपी है, ठीक है। अब मैंने कहां पर लिखा है? लेफ्ट की तरफ। तो ये जो कोई भी चीज होगी वो आपके हर कोई भी राइटिंग सेक्शन का पार्ट, हर राइटिंग सेक्शन का पार्ट आपके लेफ्ट से ही शुरू होगा, नोटिस के अलावा, ठीक है। नोटिस के अलावा बाकी सब आपके किस में रहेगा? इसी साइड में रहेगा। नोटिस में क्या है? बीच में सेंटर से शुरू करते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग एक एक समझेंगे कि क्या होता है। हेडिंग का मतलब क्या है? हेडिंग का मतलब सिंपल सा हुआ कि इसके अंदर आप एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखा जाता है हेडिंग के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपके पास में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? आप किस तरीके से उन्हें एड्रेस करते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो आप क्या कहते हैं? रेस्पेक्टेड सर कहते हैं, ठीक है। हेडिंग में क्या कर दिया? जैसे आपने लिख दिया यहां पर टू और ऐसा, रेस्पेक्टेड सर। अगर पापा को लिख रहे हैं या भाई को लिख रहे हैं तो डियर फादर, ओके। तो ये क्या हो गया? सैल्यूटेशन हो गया। फिर बॉडी होती है। बेटा बॉडी को ध्यान से समझो, क्योंकि यहां से मैं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाली हूं, बहुत ध्यान से समझना है। बातें जिसने करी ना तो देख लेना, उसकी बॉडी नहीं बनेगी फिर कभी बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी में आपको 3 पैराग्राफ्स ध्यान रखने हैं। कितने पैराग्राफ्स ध्यान रखने हैं? 3 पैराग्राफ्स ध्यान रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले में आपको क्या लिखना होता है बच्चा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? तो इंट्रोडक्शन का मतलब जिस भी बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी शुरुआत कर दी, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कहते हैं। मान लीजिए कि आपने जैसे एप्लीकेशन लिखा, तो एप्लीकेशन में आपने क्या लिख दिया कि मैं जो हूं, मैं आपकी स्कूल का क्लास 9th का, ये नाम है, ये सेक्शन है, इसका बच्चा हूं, ठीक है। अगर आप यहीं पे अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, पर्सनल लेटर लिख रहे हैं मान लीजिए, तो आप वो बोलेंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप सभी भी वहाँ पर अच्छे होंगे, सो आई एम गुड हियर, है ना, आई एम गुड हियर एंड आई होप द सेम फॉर यू। ये ऐसे कुछ लाइंस लिखते हैं। फिर आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपने ये लेटर लिखा क्यों है, आपके लेटर लिखने या एप्लीकेशन लिखने के पीछे वजह क्या है। तो आप बताते हैं कि भाई मैं, जैसे एप्लीकेशन में आप लिखते हैं कि मैं बीमार हूँ कुछ दिनों से, हाँ, या फिर आप अगर पापा से रुपए मांग रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे उस पर्सनल लेटर के अंदर कि स्कूल के अंदर ना एक कंपटीशन होने वाला है जिसके लिए मुझे बुक्स चाहिए हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। फिर आपके बीच में आता है डिटेल वाला पार्ट, ठीक है। डिटेल का मतलब क्या हो गया? यानी आपको अब पूरी चीजें अच्छे से इत्मीनान से बताते ना वैसे बतानी है। तो दोनों चीजें फिर से बता देती हूँ। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर 3 days लीव, तो आपने बता दिया, क्या बता दिया कि भाई मैं आपके स्कूल का इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरे को जो है 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब डिटेल बताएंगे कि मुझे 3 days का जो लीव है वो क्यों चाहिए, मम्मा बीमार है या आप बीमार हैं या जो भी है, आपको फीवर हो गया है, डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने ये कहा है, ये सारी चीजें लिखते हैं। तो वो सब क्या आएगा? डिटेल के अंदर आ जाएगा। देन आप लोग लास्ट में क्या लिखते हैं? कंक्लूड कर देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने का मतलब है इन सब चीजों का सार बता देना। जैसे आप एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि मैं आपका आभारी रहूंगा, ऐसा ऐसा लिखते हैं ना, तो प्लीज कृपया ऐसा ऐसा करके लिखते हैं, प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव। तो वो कंक्लूड करने वाली बात हो गई आपकी, ठीक है। अगर आपने पापा से पैसे मांगे हैं तो आपने वहां पर बता दिया डिटेल के अंदर कि मुझे इतने रुपए, जैसे 1000 रुपए चाहिए है, तो 1000 रुपीज की नीड क्यों है? क्योंकि स्कूल में कंपटीशन है, सब जने भाग ले रहे हैं, टीचर ने बोला है कंपलसरी है पार्टिसिपेट करना, क्योंकि यहाँ से जो इसमें जो जीतेगा उसको आगे नेशनल लेवल में भी खेलने को भेजा जाएगा, ऐसा ऐसा। और लास्ट में बोल दिया कि मैं आपके रुपयों का वेट करूंगा। तो ऐसा हो गया आपका पार्ट, आपने कंक्लूड करना है। बहुत आसानी से बता रही हूं मैं, देखो, ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ा रही हूं मैं तुमको। नाउ सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है, मैं इसको अलग से लाई हूं। इसको समझो सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कभी कंफ्यूज हुए हो बच्चों कि यहाँ योर्स ओबीडियंटली लिखे, योर्स ट्रूली लिखे, योर्स फेथफुली लिखे, योर्स सिंसियरली लिखे, क्या लिखे?
हुए हो ना कंफ्यूज, तो मैं आज क्लियर कर दूंगी तुम्हें कि आपको सब्सक्रिप्शन में कहाँ पर योर्स फेथफुली लिखना है, योर्स ट्रूली लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर कर दूंगी। ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है। फिर सिग्नेचर आता है एंड एड्रेस आता है, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा तौर पर पूरा पूरा मैंने बता दिया है कि कैसे लेटर लिखा जाता है। अब इसको फॉलो करेंगे हम। चलिए देखिए यहां पर आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू, आई एम शॉक टू लर्न, आई एम इन रिसीट ऑफ योर लेटर डैश, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, इट इज लॉन्ग सिंस आई हैव बीन हर्ड, आई हैव हर्ड फ्रॉम यू। ये सब क्या है? ये सब इस बॉडी की इंट्रोडक्टरी लाइन है। तो मैंने तुम्हें बॉडी का इंट्रोडक्टरी लाइन पूरा एज इट इज दे दिया। बॉडी का इंट्रोडक्टरी लाइन जो है, इंट्रोडक्शन, वो मैंने तुम्हें दे दिया, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम इसमें भी अगर याद नहीं करो, सारे याद नहीं करने, एक याद कर लो, पक्का एक याद, जिसको जो इजी लगे तो वो से याद कर लो। जैसे आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू, जैसे मुझे आपसे ये पता लगा और मुझे इस बात का पर गर्व है, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हो आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, कि पिताश्री आपका कल मुझे खत मिला था, ऐसा। तो कोई भी एक दो याद कर लो, आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी होती है। तो आपका मुझे खत मिला और फिर आपने यहां पर बता देना है कि आपने खत में क्या बात करी थी, ऐसा। तो पत्र के बारे में सारी चीजें लिख दी। या आपको ऐसा लिखा है कि आप पूरे बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स से बात नहीं की और अब आपको बात करनी है, तो इट इज लॉन्ग सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, बहुत टाइम हो गया हमने एक दूसरे से बात नहीं की। तो ये कुछ फिक्स्ड लाइंस है। क्या है बच्चा? फिक्स्ड लाइंस है। और मैं ना, मेरी तो आदत है भाई, और मेरे को देखकर ना बहुत सारे दूसरे जनों ने भी ये स्टार्ट करा है। मेरे को पता है ना कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तो मैं तो फिक्स्ड लाइंस देती ही देती हूँ, ऑलवेज फिक्स्ड लाइंस देती हूँ मेरे बच्चों को, सो दैट उनके लिए ईजी हो। एक स्टेप तो ईजी हो गया, पहला स्टेप यहाँ इजी हो गया, सेकंड स्टेप यहाँ इजी हो गया। अब बाकी सारे भी स्टेप्स इजी कर लेती हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास में पर्सनल लेटर्स में। पर्सनल लेटर्स में यहाँ पर ये क्या है? क्लोजिंग लाइंस है। क्या है ये? क्लोजिंग लाइंस है। क्लोजिंग लाइंस में आप क्या लिख सकते हो? जैसे विथ बेस्ट विशेस, योर लविंग सन ब्रदर एक्सेट्रा। जो मैंने नहीं बोला है क्लोजिंग करना है, कंक्लूड करना है, वो वाली लाइंस है ये। विद काइंड रिगार्ड्स प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड, जो भी लिखना है। होपिंग टू हियर मीट सून, जल्दी ही मिलने की आशा करते हो। तो इनमें से भी आप कुछ याद कर लो, बहुत ही आसान है। जब भी पर्सनल लेटर आएगा आपके पास में, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेटर्स में क्या एंड करेंगे, क्योंकि ये तो पर्सनल लेटर की क्लोजिंग लाइंस हुई। तो बिजनेस लेटर्स में आप यहां पर ये तो भले नहीं लिखे तो चलेगा, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, होपिंग टू रिसीव अ फेवरेबल रिप्लाई, थैंकिंग यू और अश्योरिंग यू ऑफ योर कॉपरेशन। जैसे कि आपके प्रिंसिपल सर को आपने लिखा है ना, काइंडली ग्रांट मी, और ऐसा करके कई बारी आप उनको भी लिखते हैं, म्युनिसिपैलिटी वालों को भी लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अश्योरिंग यू ऑफ योर कॉरपोरेशन, कि आपकी कॉरपोरेशन यानी कि आपके सहयोग का हम वेट करते हैं, काइंड ऑफ ऐसा वाला पार्ट। तो ये बिजनेस लेटर्स की आपकी क्लोजिंग लाइंस हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास में आता है सब्सक्रिप्शन। जैसा मैं आपको बता चुकी हूं वही लिखा हुआ है यहां पर। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या करते हैं? तो देखो, सब्सक्रिप्शन सदैव सैल्यूटेशन के अनुसार होता है। सैल्यूटेशन के अनुसार कैसे? यानी अगर आपने, है ना, अगर आपने जो है सैल्यूटेशन के अंदर लिख दिया है रिस्पेक्टेड सर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर आपने डियर ब्रदर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स है, यानी कि आपने क्या लिखा है? ये पर्सनल लेटर लिखा है। पर्सनल लेटर लिखा है, अच्छे से लिखती हूं मैं आपके लिए। अगर आपने कोई पर्सनल लेटर लिखा है तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं? योर्स अफेक्शनेटली या योर अफेक्शनेट, ठीक है। वैसे एक ही ये याद कर लो, बस ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। योर्स अफेक्शनेटली, फिक्स। अब योर्स में देख लो कोई कॉमा नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। स्पेलिंग को करेक्ट याद रखना, बिकॉज बच्चे तुम लिख तो देते हो, तुम में कॉन्फिडेंस आता है मैंने लिख लिया है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? गोले मार के वहां पे क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस क्यों लगाते हैं? कि ये तो स्पेलिंग तो गलत है, लिखने से क्या हुआ? जब गलत स्पेलिंग है तो नंबर काट देंगे वो। नेक्स्ट आता है अब आपके पास में, कई बार अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रेंड को लिखा है तो फ्रेंड को क्या लिखोगे? योर सिंसियरली, ठीक है। सिंसियरली योर्स नहीं, ये बस एक एक याद कर लो। अभी तुम 9th क्लास में हो, अभी इतना काफी है तुम्हारे लिए। फिर अगर किसी ऐसे अनजान को लिखते हैं तब भी आप ये लिख सकते हो, योर ट्रूली। योर ट्रूली तो नहीं होगा, योर्स ट्रूली होगा, योर्स फेथफुली, ऐसा। ये दो चीजें,
ठीक है, अनजान है या कोई ऑफिशियल्स है, तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। जब ऑफिशियल्स है तो योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिखते हैं, घर वाले हैं तो योर्स सिंसियरली लिखते हैं। ये दो चीजें आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन में करके बताना है मुझे कि हाँ मैम हमको दो ही तो आएंगे, एक या तो हमको क्या आएगा इस तरीके से कोई ऑफिशियल्स को लिखने को आएगा तो हम क्या लिख देंगे योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, या हमें पर्सनल लेटर्स में आएगा तो हम योर्स सिंसियरली लिखेंगे। बस इतना ही, ज्यादा नहीं लोड लेना है हमें, ठीक है। टीचर्स या फिर हेडमास्टर प्रिंसिपल इनका आता है तो आप क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली, तो इसीलिए मैंने कहा ये याद कर लो, योर्स फेथफुली याद कर लिया। अब आप ऑफिशियल वाला लेटर आए चाहे आपके हेडमास्टर प्रिंसिपल को लिखने का है तो आप ये लिख सकते हैं ना, तो इजी हो गया आपके पास में, ठीक है। ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि योर के ऊपर कभी भी अपॉस्ट्रोफे नहीं लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाना है। चलो अब हम आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक पूरा कवर कर लिया है। आपको भी पता है बच्चा कि एप्लीकेशंस की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किस पे लिखने को आता है, टू दी प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस। अब यहां पर देखो कई बार ऐसे लिख दिया है, अब तुम बीमार हो तो स्कूल जाओगे क्या, बताओ मुझे। बच्चे बोलते कि मैम ये ऐसे आता है तो हम तो नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते हो, तुम ऐसे कंफ्यूज मत हो, नीचे ही दिया है देखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days। तो अगर सिर्फ योर इलनेस वाली बात है तो भी तुम छुट्टी ही मांग रहे हो, जब तुम डायरेक्टली उनसे लीव मांगते हो तब भी यही कहते हो कि मैं बीमार हूं, इसके अलावा तो बात ही नहीं चलती है। तो आपको पूरा पूरा ऐसे लिखना है, ओके। अब मैं बताती हूं कैसे कैसे लिखना है। यहां पर आपको सबसे पहले लेफ्ट मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन लेफ्ट मार्जिन। सब कुछ कहां लिखेंगे हम, लेफ्ट मार्जिन में ही लिखेंगे, ओके। सो क्या लिखना है अब आपको, टू पहले लिखना है, फिर द प्रिंसिपल लिखना है, फिर आपकी स्कूल का नाम यहां पर लिखना है। ये बरेली है, जो जहां के हैं वो मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हम यहां से हैं, कोई बरेली से है, कोई लखनऊ से है, कोई मेरठ से है, कोई कानपुर से है, कोई इलाहाबाद से है, कोई प्रयागराज से है, जो जहां से है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो 1 2 3 4 ये चीजें तो रट ली हमने, बिल्कुल रट ली हमने। अब यहां पर मैडम है, आजकल नया ट्रेंड चला है कि आप रिस्पेक्टेड नहीं लिखते हैं तो मैडम भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, ये नया ट्रेंड चला। बट मुझे पता है आप रिस्पेक्टेड लिखेंगे तो इसलिए आप यहां पर लिख दे रिस्पेक्टेड मैडम, रेस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। अब देखो मैडम को मैडम ही लिखना है। अगर आपने ये स्पेलिंग लिखी तो ये स्पेलिंग गलत है, ये व्हाट्सएप वाली स्पेलिंग हो गई, ये गलत स्पेलिंग हो गई, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना है, ठीक है। या तो ये होगी आपकी करेक्ट स्पेलिंग या आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ऐसे, ऊपर क्या लगा देते हैं हम, अपोस्ट्रोफे, ऊपर हम अपोस्ट्रोफे कॉमा लगाते हैं, ये ईदर दिस और दिस, ये तो है ही नहीं कोई स्पेलिंग। बहुत बारीकियां होती हैं बेटा, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एक इंग्लिश का टीचर आपके अंदर बता सकता है कि आप यहां पे गलत करते हैं। ये कर दिया, फिर आपने जस्ट लिखा मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब आपने बता देती हूं मैं वैसे, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहां रिस्पेक्टफुली लिखा था इसलिए नहीं लिखा है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। बट चलिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज। I therefore request you to grant me leave of absence from, जो भी डेट दी हुई होगी या फिर जो आप लिख सकते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। I shall be highly obliged to your act of kindness। आ गया, देखो मैंने बताया था I shall be highly obliged, ऐसा ये यहाँ पे तो है, with kind regards please convey my best regards, ऐसे वाला है ना, ये देखो ये रहा। तो ऐसे ही एंडिंग लाइन्स है, ये यहां पर एंडिंग लाइन तुम्हें बता दी दैट आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। फिर आपने डेट डालनी है, और डेट में याद रखें कोई भी, जैसे अक्टूबर दिया है तो आप यहां पर OCT डॉट नहीं करेंगे, अब ये नहीं चलता है, पूरी आपको स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। नाउ आपकी काफ़ी सारी बुक्स के अंदर, ये मैं इसीलिए इस तरीके से लेके आई हूँ कि आपकी काफ़ी सारी स्कूल्स में या बुक्स में इस तरफ लिखवाया जा रहा है, नहीं, इसकी प्लेसिंग कहाँ होगी गाइस, इस तरफ,
इसकी प्लेसिंग होगी यहाँ पे, यानी ये पार्ट अब उधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा। योर्स ओबीडियंटली, फिर आपका नाम, जो भी नाम दिया है, नहीं नेम गिवन है तो XYZ ABC कुछ भी, ठीक है। अगली बात समझ में, वेरी मच क्लियर। ये लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब फटाफट से हो जाएंगे अब हमसे। नाउ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब आपके पास में दूसरा कौन सा आता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करने का। सिमिलर ही है, देखिए, टू द प्रिंसिपल SV इंटर कॉलेज बरेली। अच्छा, यहां पर आपने सब्जेक्ट नहीं देखा है, यहां पर बच्चा सब्जेक्ट भी लिखना है। जहां पे रिस्पेक्टेड मैम आएगा उसके जस्ट ऊपर आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के लिए क्या लिखना है, ग्रांट लीव। ठीक है, इसे मैं हटा देती हूं, ग्रांट लीव फॉर 3 days। वैसे ही यहां पर भी बरेली लिखा, उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, अब आप यहां पर इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज इट इज। तो इशू योर नहीं करना है, तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, ये क्या कह रहे हैं, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इशू सीधा ये तो ये लिख सकते हो, इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, फिर वापस वही, सर, most respectfully I beg to say that my father, who has been working here as junior engineer since June this, has been transferred to Badaun district, and I therefore request you to issue my transfer certificate at an early date so that I may join another college in Badaun. I shall be highly obliged to your act of kindness। अब तुमने जब ये याद कर लिया तो शुरुआत वरुआत सब कुछ वही है, स्टार्टिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस, एवरीथिंग इज सिमिलर। बस यहाँ पर जो आपने लिखा था अनेबल टू अटेंड द कॉलेज बिकॉज, किसके लिए, क्योंकि फीवर है, और यहां पर आप कह दोगे अनेबल टू अटेंड कॉलेज बिकॉज मेरे फादर के साथ में आई हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेस बिकॉज उनका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ओके, डेट आ गई। अगेन योर्स ओबीडियंटली, सिमिलरली कहां आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा। ओके, सो एप्लीकेशन में तो आपके ये 2 ही पार्ट आता है, ये एप्लीकेशन में 2 ही आता है, या तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाता है बच्चा, या फिर आपको क्या पूछा जाता है, सॉरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर आपको किसके बारे में पूछा जाता है, ग्रांट लीव के लिए आता है। ये 2 ही आएंगे एप्लीकेशन, ये दोनों रट लो। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये नहीं, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। चलिए अब लेटर की तरफ बात कर लेते हैं। तो लेटर में क्या क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज सो दैट ही मे गेट अ फर्स्ट क्लास। यानी आपको अपने यंगर ब्रदर, यंगर मतलब छोटा होता है, छोटे भाई को एक लेटर लिखना है और उसे बोलना है कि भाई तू हार्ड वर्क कर, तू स्टडी कर, तू कर ताकि तुम फर्स्ट क्लास नंबर्स लेकर के आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन देखो, आपकी बुक्स में ये सारी चीजें यहाँ होंगी, पर हमने क्या कहा है, हर चीज लेफ्ट अलाइन होंगी, तो ये भी इधर आ जाएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली योर्स लविंग भी किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ओके, सो हम लोगों को क्या करना है, 1 2 या 3, 2 या 3 लाइन के अंदर क्या लिखना होता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस लिखना। 2 या 3 लाइन में आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना। फिर डेट लिख दी आपने, फिर देखिए मैंने बताया था डियर लिखते हैं जब भी आप अपने पर्सनल लेटर्स लिखते हैं, तो उसमें ज्यादातर आप डियर लिख देते हैं। तो डियर ब्रदर, क्योंकि यंगर ब्रदर है तो डियर ब्रदर कह सकते हैं, नाम पता है तो नाम लिख सकते हैं। आई होप दिस फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स। अब देखो स्टार्टिंग लाइंस मैंने बताई थी आपको, क्लोजिंग लाइंस भी बताई थी, ये रहा फिक्स लाइंस बताई थी, जैसे आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू, इस तरीके से। ठीक है, आई गॉट योर लेटर, ऐसे। तो यहाँ पर वैसे ही कोई भी लाइन है आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, दैट आई होप दिस फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स। येस्टरडे आई गॉट अ लेटर फ्रॉम महेश, मुझे महेश से लेटर मिला। ही सेज दैट यू आर श्योर ऑफ योर सक्सेस, कि तुम तो हो, तुम्हें बहुत पक्का पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम अब सफल हो जाओगे। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस, मुझे भी ये जानकर बहुत
खुशी हो रही है, बट यू शुड नॉट बी आइडल, लेकिन तुम्हें इसके कारण आलसी नहीं करना चाहिए। एज इट इज रिजिडिटी, एज इट is rightly said, industry is rewarded and idleness punished। कितनी प्यारी लाइन लिखी है। अब ऐसा जो लिखेगा और अंडरलाइन करेगा उसको नंबर पूरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तुम खुद बताओ, खुद सोचो। तो ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक किया क्योंकि इनमें तो इतना ऐसा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन पर्सनल लेटर्स के अंदर आपको लिखने होते हैं, है ना, या आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी होती है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। प्रेजेंटेशन के अंदर आता है ये। तो आपने लिखा इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड एंड आइडलनेस पनिश्ड, यानी जो हार्डवर्क करता है उसे क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, उपहार मिलता है जैसे। और आइडल जो होते हैं, आइडलनेस दिखाने वाले हैं, जो आलसीपन दिखाते हैं, उनको क्या होता है, पनिश्ड, यानी उन्हें पनिश किया जाता है, दंड मिलता है। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स लीड्स टू फेलियर। अब क्योंकि उसने तो कह दिया कि मेरे को तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, उसको श्योरिटी है, तो इसलिए यहां पर समझाया जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स लीड्स टू फेलियर। आई नो दैट यू आर ब्राइट, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बट यू आर नॉट डिलिजेंट, बट तुम डिलिजेंट नहीं हो। सो आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर नियर। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हार्डवर्क कीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन पास में है। रिवाइज योर कोर्स अगेन एंड अगेन, अपने कोर्स को बार बार रिवाइज कीजिए। एंड डू हार्ड वर्क फॉर द फर्स्ट डिवीजन, और फर्स्ट डिवीजन के लिए हार्ड वर्क करिए। नथिंग लेस देन द फर्स्ट डिवीजन विल सेटिस्फाई मी, कि फर्स्ट डिवीजन से कम कुछ नहीं चाहिए मुझे। विशिंग योर सक्सेस एंड गुड लक, आपको वही गुड लक करते हैं। तो अब आपका एंड में आ जाएगा इधर योर्स लविंग मुकेश। ओके, नाउ यू गॉट टू नो कि कैसे आपको लिखना होता है, कितना लिखना होता है। 2 लाइन से नहीं बनता है। बहुत सारे बच्चे 2 लाइन लिख के आते हैं और फिर सोचते हैं कि 2 लाइन से हो जाएगा काम, तो नहीं होता है बेटा। अभी हम 9th में है ना, हम छोटू बच्चे तो नहीं है, हम छोटू बच्चे तो है नहीं, तो 9th में है, तो 9th में तो हमें करना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब 5 नंबर दे रहा है तो कम से कम 5 लाइन तो लिखेंगे ना हम। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से ये। चलो, अब नेक्स्ट आता है राइट अ लेटर टू द एडिटर। मैंने आपको बोला है ना कि एडिटर वाला भी आता है। टू द न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। नाउ मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर कह देती हूं कि जो राइटिंग सेक्शन में हम कर रहे हैं ना बच्चा, चाहे वो लेटर राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, जो सब चीज़ें कर रहे हैं ना, वो आपके ना सिर्फ 10th में, 11th में, 12th में, सब जगह काम आती है। और ये 12th क्लास में भी पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में आता है। तो सोचो, अगर तुम अभी इतनी मेहनत कर लोगे तो ये 10th में आएगा तब तुम्हारे लिए कितना ईजी हो जाएगा, 11th में आएगा तब कितना ईजी हो जाएगा, 12th में आएगा तब तक तो तुम कहोगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मैम, हम अपने आप कर लेंगे ये तो। सो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल हर बोर्ड्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि पानी जो है वो 2 दिन नहीं आता है, 4 दिन नहीं आता है, तो वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है। वही देखो, टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। अब सर यहां पर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब तुम सब्जेक्ट खुद लिखोगे क्योंकि मैंने यहां पर अंडरलाइन करके हाईलाइट करके बता दिया। सर विल यू वेरी काइंड गिव अ लिटिल प्लेस टू माय लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। क्या आप अपने बहुत पॉपुलर पेपर में मेरे इस लेटर को जगह दोगे। मैं अब बताती हूं कि ये लाइन लिखना मत, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स लाइंस यहां से शुरू होती है और ये मैं हर बार बताती हूं। 10th में आओगे तब भी यही बताऊंगी। ये फिक्स लाइंस क्या है आपकी, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक हैज टू फेस ड्यू टू डैश डैश डैश। सो यहां पर क्या लिखना है, तो आप यहां लिखेंगे थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper, ऐसे।
Through the column of your esteemed newspaper, I want to draw your attention toward the difficulties which the public has to face due to आ गया आपके पास में frequent breakdown of water supply in our locality. और लोकेलिटी का नाम क्या है? फ्रेंड्स कॉलोनी. वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है. इन माई ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनसफिशिएंट वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट. कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम तक पानी भी नहीं पहुंच रहा. विल यू वेरी काइंडली पब्लिश माई लेटर, आ गया ये वाला पार्ट यहाँ पर, सो दैट द हायर अथॉरिटीज मे कम टू नो ऑफ इट एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ताकि हायर अथॉरिटीज को पता चले कि आम जनता को किस बात की दिक्कत हो रही है और जो रिस्पॉन्सिबल है इस बात को लेकर के वो उन तक ये बात पहुंचाई जाए. अगेन ये यहां पर आएगा और योर्स लविंग नहीं आएगा. मैंने आपको बताया है क्या आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे. जो भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उसमें लविंग नहीं लिखा जाता है, ये लविंग नहीं लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो पीछे जाकर के थोड़ा सा वीडियो पीछे जाकर के देखना, जहां पे मैंने फिक्स चीजें बताई हैं उसमें से देख के वापस आना है. क्योंकि मैंने बता देना है तो तुमने मेहनत नहीं करनी है. तुम्हें क्या है कि वो ऐसे चम्मच में डाल करके ऐसे मुंह में दे दो, उसकी आदत सी पड़ चुकी है, वो नहीं. मैं चाहती हूं कि तुम मेहनत करो. तो योर्स के बाद में क्या आएगा और इस तरफ आएगा, ये याद रखना है. एंड देन नेम इफ इट इज गिवन, नहीं तो XYZ ABC. चलो, ये आपका लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू 400 रुपीज फॉर बुक्स. ठीक है, अगेन आप इसे देख लीजिए. मैं आपको अब कॉपी करने के लिए यानी कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रही हूं. सीधा सीधा ये आपका किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ये भी आपका इस तरफ आएगा. एंड बाकी सारी चीजें मैं समझा चुकी हूं, बता चुकी हूं. सो यू हैव टू डू इट. ओके, चलो अब आता है ऐसे के बारे में बात. देखो बेटा जी, ऐसे जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे आपके हर बार पूछा जाता है. अभी तक हमने क्या किए हैं, देखो आज हमने कितने करने टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स करने हैं. लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे, आर्टिकल एंड रिपोर्ट. तो अभी तक हमने 2 कर लिए हैं, लेटर कर लिया है, एप्लीकेशन कर लिया है. मूविंग अहेड विद ऐसे वाला पार्ट. अब देखो बच्चों, समझना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ऐसे भी उसी टॉपिक पे आ जाता है, आर्टिकल भी उसी टॉपिक पे आ जाता है, तो हमको क्या डिफरेंस है. कई बार आर्टिकल और रिपोर्ट में डिफरेंस नहीं समझ में आता है. इन तीनों में डिफरेंस क्या है, छोटू सी दिमाग के लिए छोटू सी बात समझो. ऐसे में आपको अपने मन से लिखना होता है, उसमें सब हेडिंग्स डालनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है इंट्रोडक्शन, ये. आर्टिकल में ऐसे कुछ नहीं लिखना होता है, आर्टिकल में फैक्ट्स बताने होते हैं आपको. और रिपोर्ट राइटिंग में तो आपको एकदम वो जो आसपास वाली आंटी जी होती है ना, वैसे बन जाना है. कब हुआ था, ये हुआ था, कहाँ हुआ था, ऐसा हुआ था, क्या हो गया, ये हो गया, तो वो सब चीजें बतानी होती है. ठीक है, आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे से आंसर्स बता दूंगी कि ये हमेशा आते हैं. जैसे यहाँ पर है मेरे पास में एक ऐसे, और वो ऐसे है अ ट्रिप टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. हर बार इस पे ऐसे पूछा जाता है, हर बार इस पे ऐसे पूछा जाता है. अब देखो, ये ऐसे में भी आ सकता है, ये आर्टिकल में भी टॉपिक आ सकता है, ये रिपोर्ट राइटिंग में भी टॉपिक आ सकता है. अब ऐसे में आप कैसे लिख सकते हो, आर्टिकल में क्या बताओगे, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में फैक्ट्स बताओगे, उनकी इंफॉर्मेशन बताओगे. ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या बताओगे कि कब ले गए थे, स्कूल से ले गए थे, फिर वहां पर क्या क्या किया था. ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या लर्न किया, कब वापस आ गए आप लोग, तो वो रिपोर्ट कहलाती है. आई समझ में बात कि रिपोर्ट में तो आपको ना पूरा रिपोर्टिंग करनी है कि हमको स्कूल से जो है बोला गया था कि आपको यहाँ पर लेके जाएंगे, तो स्कूल के बाहर बस खड़ी थी, 10 बजे बस रवाना हुई, बस हमको वहां ले गई, रास्ते में हमने ये देखा वहां पे. तो ये रिपोर्ट होती है पूरी की पूरी. तो वो रिपोर्ट तो बिल्कुल अलग हो गई आपके. आर्टिकल और ऐसे में कई बार सेम टोन चल जाता है कई बार, बट याद रखना है ऐसे जो होता है वो आपको पर्सनल चीजें बतानी होती है. ठीक है, सो अ ट्रिप टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. अब आपको ऐसे एक क्वेश्चन आता है और आपको आउटलाइन दी जाती है. आउटलाइन का मतलब क्या हुआ, हिंट दे दिया आपको, हिंट दे देते हैं आपको कि भाई आपको उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखना है, इंपॉर्टेंस बताना है. तो इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस बताएंगे हम. फिर प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल यानी कि आपको कहाँ ले गए थे वो सारी चीजें बतानी है. फिर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और कहाँ ले गए वो बताने के बाद में उस जगह की अहमियत, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीजें बतानी है. सो इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं, जैसे लास्ट डे आई वेंट टू दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़. ओके, चंडीगढ़ की स्पेलिंग को थोड़ा सही करते हैं.
Chandigarh. I wanted to see a historical place and there are many historical buildings in Delhi. तो आपने बता दिया यहाँ पर कि लास्ट डे यानी कि पिछले दिन की बात बता दी कि आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली कहाँ से गए थे? चंडीगढ़ से गए थे, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल प्लेस देखनी थी और दिल्ली के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, दिल्ली जो है वहाँ पर क्या क्या है? तो वहाँ पर रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है ना, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है दिल्ली के अंदर। रेड फोर्ट इज बिल्ड ऑफ रेड स्टोन्स। रेड फोर्ट का नाम क्यों पड़ा रेड फोर्ट? क्योंकि वो रेड स्टोन से बना है। इट वॉज बिल्ड बाय, किसने बनाया रेड फोर्ट? शाहजहां ने बनाया। कुतुब मीनार की बात की जाए तो इट इज अबाउट 12 माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली स्टेशन। दिल्ली के स्टेशन से 12 मील दूर है वो, ठीक है। इट्स फाउंडर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार के फाउंडर का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो फर्स्ट स्लेव सुल्तान था। कौन था? फर्स्ट स्लेव सुल्तान। स्लेव मतलब गुलाम कहते हैं जिसे, ठीक है। देन चांदनी चौक के बारे में बताया कि चांदनी चौक और कनॉट पैलेस, जिसे कि सीपी कहा जाता है, ये मेन मार्केट्स हैं किसके? दिल्ली के। एंड आई सॉ ऑल दीज प्लेसेस बिसाइड्स द पार्लियामेंट हाउस, और मैंने ये सब देखा। और क्या देखा? बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त क्या भी देखा मैंने? पार्लियामेंट हाउस भी देखा, और जंतर मंतर भी देखा, और क्या देखा? बिरला मंदिर भी देखा। तो आपने सारी चीजें बता दी कि मैंने क्या क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली प्लेसेस हैं दिल्ली में और मैंने क्या क्या देखा। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? बट आई लाइक द रेड फोर्ट वेरी मच। इट इज द मॉन्यूमेंट विच नरेट्स द ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। मुझे क्या पसंद आया? रेड फोर्ट पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉन्यूमेंट है वो नरेट करता है, ये बताता है किसकी महानता के बारे में? इंडियन आर्ट के और कल्चर की महिमा के बारे में, उसकी ग्लोरी के बारे में बताता है। विटनेसिंग वेरियस टर्न्स इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये रेड फोर्ट है, उसने विटनेस किया है, यानी चश्मदीद रहा है वहां पर, जब बहुत सारी बार हम कह सकते हैं इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुआ था। तो भारत के स्वतंत्रता के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए बहुत बार क्या हुआ है? फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, संघर्ष हुआ है। तो उसमें सबसे बार, हर बार किसको देखा गया? रेड फोर्ट को देखा गया। ऑन 15th of August 1947 जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने हॉइस्ट किया था इंडियन नेशनल फ्लैग को, जो कि ट्राई कलर है यहीं पे रेड फोर्ट पे। आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट, और इसलिए मुझे तो इस बात पे बहुत गर्व होता है, ठीक है। अब आता है आपके पास में गर्ल एजुकेशन यानी ऐसे, ठीक है। अब ऐसे आपको कौन कौन से आ सकते हैं? या तो आपको अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस आ सकता है, या अ ट्रिप टू कोई भी दूसरी जगह के लिए भी आ सकता है। कई बार ऐसे में अ विजिट टू अ जू भी आ जाता है, जो तुम्हें बचपन से याद है बच्चों, जो तुम्हें बचपन से याद है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह के बारे में, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, अपने टीचर के बारे में लिखने को आ सकता है। आपको इसी तरीके से ये आउटलाइन ध्यान रखनी है कि जो जो दिया है मुझे उसके बारे में बातें लिखनी है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, उनके बारे में लिखना है। और हेडिंग्स का जरूर से ध्यान दें, क्योंकि इन हेडिंग्स के नंबर मिलते हैं आपको, ओके। हेडिंग से ही सारे चीजों के नंबर मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है गर्ल एजुकेशन अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट। ये क्या टॉपिक है? आपका आर्टिकल है। ये क्या है? आपका आर्टिकल है। और आर्टिकल मैं फिर बता देती हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि ये 12th में भी आता है, ये 10th में भी आता है, ये 12th में भी आता है, ये 11th में भी आता है। सो गर्ल एजुकेशन लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, या एजुकेशन को लेकर के ये हर बार आर्टिकल पूछा जाता है। सो हो सकता है ये आपके भी आ जाए, ठीक है। आपको क्या करना होता है? सबसे पहले हेडिंग बीच में लिखनी होती है आर्टिकल के अंदर, और फिर बाय लाइन लिखनी होती है। दिस इज कॉल्ड एज बाय लाइन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बाय लाइन कहते हैं। तो आपने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब आपको हो सकता है सिर्फ इतना दे कि गर्ल एजुकेशन के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, लेकिन आपने गर्ल एजुकेशन के आगे क्या लिखा? एक कोटेशन, एक टैग लाइन भी ऐड कर दी कि गर्ल एजुकेशन क्या है? अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट, यानी विकास की लाइफ लाइन है ये। अगर हमें डेवलप करना है तो हमारे डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी कौन है? गर्ल एजुकेशन है। तो आपको इस पे वर्क करना है बेटा, इस पे वर्क करना है कि मैं किस चीज के, जैसे नहीं कई बार आता है एजुकेशन के लिए या गर्ल एजुकेशन के लिए, तो वो भी बहुत सुना होगा आपने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके सुना होगा आपने, सुना है ना। तो ये सारी क्या है? लाइंस है, वही लाइंस इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं।
बाय लाइन लिख दिया। अब आपको इसके 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ्स में लिखना होता है, पूरा 3-4 पैराग्राफ्स में लिखना होता है। अब मैं आपको इजी बता दूंगी, ऐसा नहीं कि मैम इतना बड़ा कौन याद करेगा, इतना बड़ा कैसे होगा मैम, सब तुमसे ही होगा। और एक बार पढ़ो, मैं कह रही मत करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानती हूं आपकी बात, मत करना। एक बार पढ़ोगे, सिर्फ सुन लोगे और कहोगे ये सब तो हमें आता है मैम, फिर मैं कहूंगी जब आता है तो लिख लेते तो बढ़िया होता, नंबर मिल जाते हैं। तो एक बार सिर्फ सुनो, सिर्फ एक हैबिट डालो कि हाँ मैम ने बोला है यानी सुनना है हमें। देखो क्या लिखा है, अ चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर इज द मदर, बट इन आवर कंट्री लिटिल और नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल। एक बच्चे की पहली टीचर कौन होती है, उसकी माँ होती है, लेकिन हमारे देश में, हमारे कंट्री के अंदर या तो ना के बराबर या फिर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है किसके ऊपर, एक लड़की के एजुकेशन के ऊपर। हमें तो पता है मैम, ये पता है ना कि हर घर में, ठीक है, हर घर के अंदर या एक बच्चे की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो कौन होती है, मदर है, वही लाइन लिखा है हमने। नाउ इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट एम्स एट डेवलपिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। कह रहे हैं क्या कि किस बात पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उस हर एस्पेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जिसके अंदर ये एम हो, इस चीज के उद्देश्य से हो कि वो डेवलप करे उस लड़की के अंदर स्किल्स मतलब कौशल और नॉलेज, ज्ञान को। क्योंकि अगर एक लड़की में, एक गर्ल के अंदर कौशल होगा, ज्ञान होगा, तो वो अपने बच्चों को भी तो देगी, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी बताएगी। This includes the general education at colleges, schools, professional education, technical and vocational education, health education, etc. अब ये बस बता दिया है कि इस एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है। तो टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, जैसे आजकल जो है बच्चे, मम्मा, ये सब टेक्निकल एजुकेशन में मोबाइल में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। फिर कॉलेजेस में पढ़ना है, स्कूल्स में पढ़ना, ये तो आपको पता ही है। Now, education of the girl child has the ability to bringing socio-economic changes. अगर एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो सोशियो मतलब क्या होता है, सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी आ सकते हैं, उतनी एबिलिटी, उतनी क्षमता होती है। When a girl is protected through her right to education, the society is assured of its sustainability, as educating the girl child will help in empowering them to come forward and contribute towards the prosperity and development of the country. यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए इसे कि एक लड़की है, उस लड़की को अगर उसको पता है कि या उसके राइट टू एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है कि नहीं बस इसको पढ़ाना है, ये पढ़नी चाहिए, इसके पास में ये अधिकार है कि ये पढ़ सकती है, तो उससे क्या होगा, उससे बच्ची तो पढ़ेगी ही पढ़ेगी, साथ ही साथ में जो कंट्री है वो डेवलप करेगी, कंट्री में समृद्धि आएगी, प्रोस्पैरिटी मतलब समृद्धि होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, एम्पावरिंग होता है, एम्पावर होना मतलब उत्थान होना, बढ़ना, किसी चीज का विकास होना, इस तरीके से कहा जाता है। आप एग्जाम्पल किसी का भी लीजिए, चाहे द्रौपदी मुर्मू का एग्जाम्पल लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, अगर उन्हें नहीं पढ़ाया जाता तो क्या आज देश में, देश की राष्ट्र, हमारा जो देश है, जो हमारा राष्ट्र है, उसकी प्रेसिडेंट होती वो। और मैं ये इन्हीं की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर तरीके से, हर सेक्टर की बात कर रही हूं। चाहे आप कंप्यूटर्स में लेकर के देखो, चाहे आप नासा में देखो, चाहे आप इसरो के अंदर देखो, चाहे आप क्रिकेट के अंदर देखो, जिसमें भी देखो, तो वो देश का नाम तो रोशन कर ही रही हैं, देश में समृद्धि भी ला रही हैं, और बाकी लड़कियों के लिए पूरे देश के एम्पावरमेंट की बात भी हो रही है, राइट। अब देखो, the country's condition will remain a helpless and backward one till every rural corner of the country is made aware of the need to educate our women. कि जब तक इस कंट्री, इस देश, इस राष्ट्र के हर कोने तक गर्ल एजुकेशन नहीं पहुंच जाती है, तब तक हमारा कंट्री कैसा रहेगा, हेल्पलेस रहेगा, बैकवर्ड रहेगा। The identity of the girl won't be lost. एक लड़की की जो पहचान है वो नहीं खो जाएगी। She will have the ability to read and learn about her own rights. बस इतना है कि उसकी पहचान नहीं खोएगी, लेकिन उसे पता है कि मेरा अधिकार क्या है, मैं कहाँ पे आवाज उठा सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ।
एजुकेटेड वुमेन कैन ऑल्सो केटर टू देयर चिल्ड्रन बेटर, मैंने बता दिया, अगर पढ़ी लिखी कोई औरत होगी तो वो अपने बच्चों को भी तो अच्छे से संभाल सकती है, उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोच सकती है ना। If girl child education is given its due importance, women will soon be looked upon with dignity and honor. अगर गर्ल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए तो लड़कियों की भी उतना ही सम्मान किया जाएगा, विमेन को उतना ही सम्मान दिया जाएगा, उनको भी उतनी ही डिग्निटी के साथ में, उनकी गरिमा के साथ में उनको बात की जाएगी। They will become a source of inspiration for millions of young girls. Definitely, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे पता है कि मिलियंस तो नहीं लेकिन थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स जो है वो इंस्पायर्ड है मुझसे, वो इंस्पायर्ड है कि मैम आप ये कैसे करते हैं, मैम आप बाहर रहते हैं, आपने कैसे किया, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे आज अगर पढ़ाया गया तो मैं एक एग्जाम्पल बनी, प्रेरणा बनी बहुत सारी लड़कियों के लिए, their role model. So for the wholesome progress of our society and the upliftment of our society, it is must to educate the child, girl child. तो इसलिए हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए गर्ल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में वो लाइन लिखी है जो तुम सबसे पहले लिखते हो, इट इज इम्पॉर्टेंट हर जगह नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है। ओके चलो, तो ये आपको मैंने क्या बता दिया है, आर्टिकल राइटिंग गर्ल एजुकेशन पे ही ज्यादातर आता है, इसे करके जाइएगा आप। नेक्स्ट आता है आपके पास में रिपोर्ट राइटिंग, जो मैंने वर्बली आपको समझा दिया है कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। ठीक है, ये चीजें आप देख लेना, मैंने समझा दिया है आपको। सीधा हम जाते हैं रिपोर्ट पे, और रिपोर्ट में ज्यादातर आपको ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का, या फिर आपके आता है एनुअल डे सेलिब्रेशन का, स्कूल के अंदर कैसे एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया था, या इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे तो फिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब कैसे लिखोगे, आपने लिखना है ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है, फिर आपने बता दिया जगह कहां पर और डेट बता दी 26 जनवरी को, और ये आएगा तो एग्जाम में पक्का आएगा, देखना बच्चा। फिर आपने लिखा रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इन सरस्वती हाई स्कूल, यानी हमारे सरस्वती हाई स्कूल में बहुत ही बड़े लेवल पे उसको सेलिब्रेट किया गया। देयर वाज अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एट द स्कूल ग्राउंड, कि बहुत ह्यूज गैदरिंग, बहुत सारे लोग आए थे, ग्राउंड के अंदर बैठे हुए थे वो, और उसमें कौन है, स्टाफ है स्कूल के, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सब है। स्टूडेंट्स केम वेयरिंग नीट एंड टाइडी व्हाइट यूनिफॉर्म्स पिन्ड विद नेशनल फ्लैग बैजेस। स्टूडेंट्स जो हैं वो किसके साथ आए, एकदम व्हाइट कपड़े पहन करके आए थे, व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के आए, और यहाँ पर पिन से क्या लगा हुआ था, व्हाइट के ऊपर, ड्रेस के ऊपर नेशनल फ्लैग के बैजेस लगे हुए थे। ठीक है, द प्रोग्राम स्टार्टेड विद फ्लैग होइस्टिंग, प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ कैसे कि फ्लैग को होइस्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग वाज होइस्टेड एट 7 AM, नेशनल फ्लैग को कितने बजे होइस्ट किया, तो 7 बजे किया था। किसने किया, म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया था, जिनका नाम क्या है, टी चंद्रशेखर है। Who was the chief guest? अब म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्यों किया, हमारे तो स्कूल में प्रिंसिपल करते हैं, अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल करते हैं तो आप प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इसके स्कूल में प्रिंसिपल सर ने चीफ गेस्ट को बुलाया है, तो चीफ गेस्ट के तौर पर ये आए हैं, तो इन्होंने करा है। ठीक है, इट वॉज फॉलोड बाय मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो हाउसेज मार्चिंग बिहाइंड द स्कूल बैंड। फिर वो नहीं होती एकदम मार्च परेड करते हैं, मार्च करते हैं ना, एकदम ठक 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 चलता है आगे जो है स्कूल का फ्लैग लेकर के, या स्कूल का बोर्ड लेकर के, या स्कूल का नाम लिखा होता है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा, तो उसको लेकर के चलते हैं, और पीछे लोग उसके पीछे ठक ऐसे से चलते हैं ना, तो ये वाला पूरा कार्यक्रम हुआ। द स्पीच गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अबाउट फ्रीडम फाइटर्स, अब स्पीच दी गई। देखो बेटा, स्कूल में अगर सिर्फ प्रिंसिपल है तो हर जगह इस प्रिंसिपल को लिख दो, लेकिन अगर आपके यहाँ पर स्पीच दी गई है तो स्पीच किसने दी, तो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दी थी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने दी थी, और वो इंस्पायर कर गई हमको। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए थे बहुत सारे बच्चों ने, 10th क्लास के बच्चों ने। स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया एक कल्चरल प्रोग्राम विच कंसिस्टेड ऑफ वेरियस आइटम्स। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे डांस करते हैं, बहुत सारे बच्चे सॉन्ग्स गाते हैं, कुछ जो है एक्टिंग भी करते हैं, तो वो सारे कल्चरल प्रोग्राम
एग्जाम्स हुए। एक स्किट भी परफॉर्म किया गया था। स्किट का मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ नाटक कह सकते हो, नाटक का एक अंश कह सकते हो, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स ने ये किया। अबाउट किसके बारे में? फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। एंड इट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, और जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई, क्या वाहवाही लूटी इसने। स्पोर्ट्स कंपटीशन वर एन अट्रैक्शन ऑफ दिस ईयर्स सेलिब्रेशन। स्पोर्ट्स कंपटीशन भी रखा गया। विनर्स वर अवॉर्डेड सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस। अब जो स्पोर्ट्स कंपटीशन पहले हुआ था उसके विनर्स को और उनके प्राइजेस किस दिन दिए गए थे? इस दिन दिए गए थे, जिस दिन हमारे स्कूल के अंदर रिपब्लिक डे मनाया गया, उस दिन उनको प्राइज दिए गए थे। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चीफ गेस्ट। प्राइज किसने दिए? चीफ गेस्ट ने प्राइज दिए। तो आपने एंड बता दिया। अब एंड में अगर आपको यहां पर लड्डू मिलते हैं तो लड्डू वाली बात आपको मुझे लाइन बना करके इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में बताना है ना, दैट लड्डूज वर डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ अस एंड वी वर हैप्पी, वी केम बैक होम, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो यहां पर आज हमने बेटा सब कर लिया, बेटा सब, एवरीथिंग कवर्ड, एवरीथिंग डन। बहुत ही मजा आया, मजे से हमने लेटर, देखो तुम्हें पता भी नहीं चला, लेटर भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, आर्टिकल भी हो गया, रिपोर्ट भी हो गया, ऐसे भी हो गया। अब तुम्हें ये क्लास कैसे लगी है मुझे ये बताना ज़रूर से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ बच्चों तुम्हारे लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे मेहनत का फल जो है वो तुम पर पहुँचे और तुम अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, तुम अपना 100% दो। तुम एक बार अपने आप को पुश करो इंग्लिश के लिए, क्योंकि अगर 9th में कर लिया तो 10th में बहुत ईजी लगेगा, ईजी पीजी लगेगा एकदम। सो ज़रूर से बेटा मेहनत करना। 2-3 बार, मैंने तो एक बताए हैं, उनको 2-3 बार लिख के याद कर लेना, एग्जाम में पूरे मार्क्स आएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको क्लास कैसी लगी। ओके, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट टिल देन, बाय बाय, सायोनारा। लाइक करना नहीं भूलना है क्लास को, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बाय बाय, सायोनारा।